नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम वन लाइनर टेस्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वन लाइनर टेस्ट का भाग 6 है, पार्ट 6 है। ठीक है। यूपी विधानसभा सचिवालय के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसका भाग 6 है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को, और चैनल पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए आप। और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। वन लाइनर टेस्ट में 5 से 7 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। आप प्रश्न का सही उत्तर सोचिए और फिर स्क्रीन पर मैं आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। इसमें आपको चॉइस या ऑप्शंस हम नहीं देते हैं आंसर के लिए, जिससे कि आप अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मदुरई किस प्राचीन राजवंश की राजधानी थी? तो मदुरई किस वंश की राजधानी थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है पांडवंश। यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, पांडवंश। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियो अवश्य देखिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, अभ्यास हो सके महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1877 ईस्वी में। ठीक है। यह प्रथम दिल्ली दरबार था, पहला दिल्ली दरबार था, और इस दरबार के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है सही। इसका सही आंसर है वुड्स डिस्पैच। इसको चार्ल्स वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, क्योंकि ये जो सर चार्ल्स वुड थे उन्होंने इसको 1854 ईस्वी में जो है बनाया था, और लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भारत में अंग्रेजी को करने की सिफारिश की थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? सोचिए, फिर स्क्रीन पर इसका सही आंसर बताता हूं मैं आप सभी को। तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। क्या इसका आंसर? दर्शन। ठीक है। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है? इनको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है उसमें से एक महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, तो उस महाजनपद का नाम बताना है। क्या इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है मत्स्य महाजनपद। ठीक है, मत्स्य महाजनपद। आधुनिक काल में यदि पूछा जाए कि मत्स्य महाजनपद का क्षेत्र कौन सा है, तो आधुनिक काल में ये राजस्थान में जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सोचिए क्या होगा। तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो तूतीय हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो इसका सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। रामानुजाचार्य किस मत के या दर्शन के प्रवर्तक थे, या किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ठीक है। तो रामानुजाचार्य
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, आपको वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इन सभी के द्वारा जो प्रतिपादन किया गया था जिस मत का या संप्रदाय का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, या भारत की आय का प्रमुख स्रोत क्या था मुगल काल में? तो इसका सही आंसर है भू राजस्व। भू राजस्व जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अगले प्रश्न का सही आंसर सोचिए क्या होगा सही, फिर मैं स्क्रीन पर सही आंसर बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किस शासक ने की एवं इस विभाग के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता था? दीवाने अर्ज, इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने इस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अर्ज की, और इसका जो अध्यक्ष है उसको जाना जाता था आरिज ए मुमालिक के नाम से, आरिज ए मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर द्वारा किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हरि विजय सूरी। क्या है इसका सही आंसर? हरि विजय सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर सोचिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इसका सही आंसर है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 12, फौन किस प्रकार की स्थानीय पवन है और किस स्थान को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? फौन, क्या होगा इसका सही आंसर सोचिए। फौन किस प्रकार की स्थानीय पवन है? इसका आंसर है गर्म पवन। फौन जो है वो गर्म पवन है। दो तरह की पवनें होती हैं, स्थानीय पवन अर्थात उनकी प्रकृति कैसी होती है पवन की, हवा की। तो हवा की प्रकृति गर्म या ठंडी, तो इसकी जो है वो गर्म प्रकृति होती है फौन की। और ये मुख्य रूप से आल्प्स पर्वत के आसपास के क्षेत्र में बहती है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और वहीं को यह जो है उसी स्थान को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इजी क्वेश्चन है ये, आप सभी ने अवश्य पढ़ा होगा। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 2.4%। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? फोर्थ, चौथा स्थान है, चतुर्थ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33%। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य अवस्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है सतलज एवं काली नदी। सतलज एवं काली नदी के मध्य कुमाऊं हिमालय अवस्थित है। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कुमाऊं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है या सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा नंदा देवी पर्वत। ठीक है, वो कुमाऊं हिमालय पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है एवं यह किन स्थानों को आपस में जोड़ता है? प्रमुख दर्रे, प्रमुख झीलें, प्रमुख पर्वत शिखर, ये सभी आपको याद होने चाहिए। प्रमुख नदियां। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसमें राज्य का नाम भी पूछ सकते हैं या
पर्वत श्रेणी का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है रोहतांग दर्रा। ठीक है, और यह मनाली को लेह से जोड़ता है, या लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है वो निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, माउंट थुलियर। क्वेश्चन नंबर 18, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। बर्फ पर चलने की अपेक्षा सड़क पर चलना आसान है, इसका क्या कारण है? तो सड़क जो होती है वो खुरदरी होती है, इस वजह से वहां पर घर्षण जो है वो अधिक उत्पन्न होता है। तो इसी कारण बर्फ पर चलने की अपेक्षा सड़क पर चलना आसान है। तो इसका आंसर है सड़क की अपेक्षा बर्फ पर घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना आसान नहीं होता है, हम फिसलते हैं बर्फ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है दाब, यह दाब का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम कहां होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। और यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे अधिक कहां होता है, तो आंसर होगा ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर सोचिए। इसका सही आंसर है 330 मीटर प्रति सेकंड। ओके, 330 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है सही। फिर मैं स्क्रीन पर इस प्रश्न का सही आंसर बताऊंगा। परम शून्य ताप पर किसी अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? परम शून्य ताप कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, केल्विन में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शून्य। चालकता शून्य होती है अर्धचालक की, इसी कारण विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। जब चालकता शून्य हो जाएगी तो विद्युत प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है केवलर। ठीक है, केवलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? प्रमुख जो फसलें हैं उनमें होने वाले रोग किस तत्व की कमी के कारण होते हैं, इनको आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जिंक या जस्ता, इसकी कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वनस्पति उद्यान एवं चिड़ियाघर जैव विविधता संरक्षण की किस विधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो जैव विविधता संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक को हम जानते हैं एक्स सीटू के नाम से, एक होती है इन सीटू के नाम से जानी जाती है। तो इन सीटू अर्थात अंतः स्थानीय संरक्षण, और एक्स सीटू अर्थात बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एक्स सीटू। क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान ये इनका निर्माण किया जाता है, ये प्राकृतिक आवास नहीं है जंतुओं के या पशु पक्षियों के या वनस्पतियों के। ठीक है, तो इसलिए इनको एक्स सीटू की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा, सोचिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में यह अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 आज के टेस्ट का, इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। अब ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस हैं। लोकसभा का सत्रावसान एवं विघटन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? या कौन कर सकता है सत्रावसान एवं विघटन लोकसभा का? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, सोचिए। फिर मैं स्क्रीन पर सही आंसर बताता हूं आपको इस प्रश्न का। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि अनुच्छेद 85 के भाग 2A के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान और अनुच्छेद 85 के भाग 2B के अंतर्गत लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। ठीक है। और विघटन के पश्चात क्या होता है? आम चुनाव होते हैं। जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आम चुनाव होंगे। ठीक है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा, सोचिए। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है भाग 11। भाग 11 में यह उल्लेख किया गया है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोचिए। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। ओके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, भारत के उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के माध्यम से। ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 30 प्रश्न पूरे हुए आज के इस वीडियो के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को, और सब्सक्राइब करने के बाद सभी वीडियो अवश्य देखिए अंत तक। और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और RO की तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जिसमें कि जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सिलेबस में पूछे जाते हैं, आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।